नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्याह सच पर से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में ना ज्यादातर बात ही नहीं होती। ये है भारत का भिखारी माफिया। सुनने में कितना भयानक लगता है ना? पर ये बस एक झलक है उस क्रूर सच्चाई की जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने के लिए ना सबसे पहले एक कहानी सुनना बहुत जरूरी है। ये कहानी है सुरेश मांझी की। सुरेश मांझी की कहानी ये 2022 में शुरू हुई। वो बिहार से कानपुर आए थे काम की तलाश में, बस एक अच्छी जिंदगी चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि क्या होने वाला है। उन्हें काम का झांसा दिया गया, एक पुल के नीचे बुलाया गया और फिर नशा देकर अगवा कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो सच में दिल दहला देता है। भीख मंगवाने के लिए उन्हें तैयार किया गया। सोचिए, उनकी आंखों में केमिकल डाल दिया गया ताकि वो अंधे हो जाएं। फिर उन्हें 70,000 रुपए में दिल्ली के एक गैंग को बेच दिया गया। वहां बस पेट भरने लायक खाना देकर उनसे दिन रात भीख मंगवाई जाती थी। और जब लगातार मारपीट और बुरे बर्ताव से उनकी हालत बिगड़ गई तो उसी गैंग ने उन्हें लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया। और ये मत सोचिए कि सुरेश का मामला कोई अकेला या अनोखा केस है। बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक उदाहरण है, एक सबूत कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बेहद ऑर्गेनाइज्ड और शातिर क्रिमिनल नेटवर्क काम कर रहा है। चलिए अब जरा इस नेटवर्क के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि ये भिखारी माफिया असल में है क्या और कैसे ये एक पूरा का पूरा क्रिमिनल बिजनेस बन चुका है। तो ये भिखारी माफिया ये है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है। इनका काम है लोगों से जबरदस्ती भीख मंगवाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना और कमजोर लोगों का फायदा उठाकर मोटा पैसा कमाना। जी हाँ, ये एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है। और ये बिजनेस कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में ये ऑर्गेनाइज्ड भीख मंगवाने वाली इंडस्ट्री करीब 1.5 ट्रिलियन रुपए की है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1.5 ट्रिलियन। ये नंबर ही काफी है इस प्रॉब्लम की गहराई को समझने के लिए। तो ये माफिया काम कैसे करता है? इनका बिजनेस मॉडल बड़ा ही क्रूर और सिस्टमैटिक है। सबसे पहले ये कमजोर लोगों को टारगेट करते हैं, उन्हें किडनैप कर लेते हैं। कभी कभी तो ये इतने गिर जाते हैं कि मजबूर माँ बाप से उनके बच्चों को किराए पर ले लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली टॉर्चर। लोगों में दया जगाने के लिए उन्हें अपंग तक बना दिया जाता है और उन पर काबू रखने के लिए ड्रग्स और हिंसा का इस्तेमाल होता है। फिर शहरों को अलग अलग इलाकों में बांटा जाता है, जैसे मंदिर, स्टेशन, ट्रैफिक सिग्नल, और पीड़ितों को वहां भीख मांगने पर लगा दिया जाता है। दिन भर की मेहनत के बाद सारी कमाई छीन ली जाती है और बदले में उन्हें सिर्फ इतना मिलता है कि वो बस जिंदा रह सकें। अच्छा, अब जरा कुछ आम मिथकों और धारणाओं की बात करते हैं जो भीख मांगने वालों को लेकर हमारे समाज में फैली हुई हैं, और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है, क्या आखिर लोग भीख मांगते ही क्यों हैं? डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। ज्यादातर लोग शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में भीख मांगते हैं। आंकड़े देखिए, 62% लोग गरीबी की वजह से, 45% बेरोजगारी के कारण और 24% किसी बीमारी या विकलांगता की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। तो ये कोई करियर चॉइस नहीं है, ये जिंदा रहने की एक जद्दोजहद है। एक और बहुत बड़ा मिथक है, अरे ये भिखारी तो बहुत पैसा कमाते हैं, सुना होगा ना? पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हकीकत यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग तो मिनिमम वेज से भी कम कमाते हैं, और जो थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं वो पैसा भी अक्सर गैंग का लीडर हड़प लेता है। चलिए इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। भीख मांगने वालों में से 32% लोग दिन में 100 रुपए से भी कम कमा पाते हैं। 33% की कमाई 100 से 200 रुपए के बीच होती है और 400 रुपए से ज्यादा कमाने वाले वो सिर्फ 1% है। तो अगली बार जब कोई कहे कि भिखारी तो लखपति होते हैं तो उन्हें ये आंकड़े जरूर याद दिलाइएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब हो रहा है तो हमारा सिस्टम इसे रोक क्यों नहीं पा रहा? चलिए कानून और उसकी खामियों को जरा समझते हैं। भारत में भीख मांगने को लेकर जो कानून है वो भी समय के साथ बदले हैं। देखिए, 1959 में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट आया, जिसने भीख मांगने को ही एक जुर्म बना दिया, मतलब पीड़ित को ही सजा। लेकिन फिर 2018 में एक बड़ा बदलाव आया, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस एक्ट के कुछ हिस्सों को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि भीख मांगना असल में सरकार की नाकामी का नतीजा है।
और फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पूरे देश में बैन लगाने से मना कर दिया और इसे एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा माना। और उस कानूनी बदलाव में सबसे जरूरी बात थी 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी। कोर्ट ने साफ साफ कहा, भिखारियों का होना ही ये साबित करता है कि सरकार अपने सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रही है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। लेकिन सरकारी कार्रवाइयों और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। भिखारी मुक्त शहर बनाने की बातें होती हैं, पर होता क्या है? अक्सर बस भीख देने को ही गैरकानूनी बना दिया जाता है। जब G20 जैसे बड़े इवेंट होते हैं तो मदद करने के बजाय इन लोगों को पकड़कर कहीं छिपा दिया जाता है ताकि वो किसी को दिखे ना। और पुनर्वास केंद्र यानी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ज्यादातर के पास ना तो फंड होता है, ना ही वो ठीक से काम कर रहे होते हैं। तो इन सब के बाद सबसे जरूरी सवाल कि अगर हम सच में मदद करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक जिम्मेदार तरीका क्या हो सकता है? तो असल में मदद करने का सही तरीका क्या है? कुछ चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। पहली बात, कैश पैसे देने से बचें। हो सकता है वो पैसा सीधा माफिया की जेब में जा रहा हो। इसकी जगह आप सीधे खाना, कपड़े या दवाएं दे सकते हैं। दूसरी बात, उनसे इज्जत से बात करें, उन्हें सम्मान दें। आप ऐसे NGOs को भी सपोर्ट कर सकते हैं जो इन लोगों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, अगर कहीं भी आपको ऑर्गेनाइज्ड रैकेट या तस्करी का शक हो तो फौरन पुलिस को खबर करें। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब इस समस्या की जड़ में लाचारी और मजबूरी है, तो क्या पीड़ितों को ही मुजरिम बना देना कोई हल हो सकता है? अनम्यूट को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी अगली दिलचस्प वीडियो का इंतजार करें।